हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं दक्ष ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है दक्ष। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का नेक्स्ट लेक्चर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट तक मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। आप जाके ऊपर लिंक होगा आई बटन में, उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The size of the population for any species is not a static parameter. It keeps changing with time, depending on various factors including food availability, predation pressure, adverse weather। ठीक है, क्या कह रहा है, जो पॉपुलेशन का साइज है किसी भी स्पीशीज का, वो स्टैटिक नहीं है, वो एक जगह पर रुका नहीं रहता। ठीक है, वो चेंज होता रहता है। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, टाइम हमें चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर। उसमें से एक है फूड अवेलेबिलिटी, खाना कितना है। प्रिडेशन प्रेशर, मतलब प्रिडेशन मार रहा है, मरने की कितनी उसकी वो है। फिर है एडवर्स वेदर, मतलब कितना गंदा वेदर है। आगे चलते हैं। इन फैक्ट it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining। कह रहा है यही फैक्ट है कि ये सारी चीजें जिससे हमें पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है वो फ्लरिश कर रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, वट एवर माइट be the ultimate reasons, the density of our population in a given habitat during a given period fluctuates due to the changes in four basic processes। क्या कह रहा है, जब भी किसी के अंदर चेंज आता है तो रीजंस कोई भी हो सकता है अल्टीमेट रीजन, लेकिन होता इन चार तरीकों से ही है। चार बेसिक प्रोसेस होते हैं, उनसे ही होता है। नीचे बताएगा, टू ऑफ विच नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन contribute to an increase in population density and to mortality and immigration to a decrease। ठीक है, नेटैलिटी मतलब पैदा होना, बर्थ लेना किसी का। ठीक है, इमिग्रेशन मतलब किसी और जगह से वो यहाँ पे आ गया है। फिर दूसरा उसने बोला जो ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्रीज के अंदर, जो मैंने बताया आपको, नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन। फिर आते हैं हम जो डिक्रीज करते हैं, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये दोनों डिक्रीज में करते हैं। मोर्टेलिटी मतलब मरना होता है, पता होगा मोर्टेलिटी, मर गए। और इमिग्रेशन मतलब आ गए किसी और जगह से, उस जगह किसी और जगह चले गए। ठीक है, किसी और जगह चले गए। आगे चलते हैं। नेटैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बता दिया कि गिवन पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हुए हैं, उस पर्टिकुलर जो इनिशियल डेंसिटी थी उसके अंदर कितने बर्थ हुए हैं, उसको आपने कहा नेटैलिटी। फिर मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मोर्टेलिटी मतलब मरना, कितने लोग मरे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड। फिर आते हैं हम, इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट came into habitat from elsewhere during the time period under consideration। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं दूसरे सेम स्पीशीज के दूसरे इंडिविजुअल्स जो आपके हैबिटेट में आ गए हैं कहीं और से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको आपने कह दी इमिग्रेशन। एमिग्रेशन, एमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। सेम बात, इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के जो चले गए हैं, जो हैबिटेट छोड़ के चले गए, वो आपकी डिक्रीज कर देते हैं, उनको इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये अगर चार बेसिक प्रोसेस बता दिए उन्होंने। आगे चलते हैं। ये को उन्होंने डायग्राम के फॉर्म में बना रखा है, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, इमिग्रेशन से प्लस होता है, नेटैलिटी से प्लस होता है, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी तो एन से डिनोट हुई थी, उन्होंने बताया था। बाकी इमिग्रेशन ई है वो माइनस होता है, मोर्टेलिटी डी है वो भी माइनस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। So if n is the population density at time t, then its density at t plus 1 is nt plus 1 nt plus b plus i minus d plus e। क्या कह रहा है, अगर आपने n जो है, कैपिटल n जो है आपको डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी t टाइम पर, तो आप बताओ t प्लस 1 टाइम पर कितनी डेंसिटी होगी, क्या डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, इक्वेशन होगी। ये उन्होंने नीचे उतार रखा है, कैपिटल N t+1 इज इक्वल टू एन टी, मतलब इनिशियल डेंसिटी प्लस
कितने बर्थ हुए हैं, कितने इमिग्रेट हुए, माइनस डेथ कितनी हो गई, मोर्टेलिटी रेट कितना है, प्लस इमिग्रेंट्स इमिग्रेशन कितनी हो गई। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन निकाल के उन्होंने बता दिया। अब ये नीचे यही लिखा हुआ है, अगर यहाँ मैं बताता हूँ आपको, if the number of birds plus number of immigrants b plus I is more than the number of deaths plus number of immigrants d plus e, under normal conditions births and deaths are the most important factors influencing the population density। ठीक है, पहले ऊपर वाला बताता हूँ। उन्होंने वही जो मैं आपको बोल रहा था, अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर डेथ्स ज्यादा है और आपके इमिग्रेशन ज्यादा है, जो बाहर जाने वाले बंदे वो भी ज्यादा है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करेगी पॉपुलेशन साइज। लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा, इमिग्रेंट्स जो आने वाले हैं और जिनके बर्थ हो रहे हैं वो ज्यादा हैं, तो आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, और उसने नेक्स्ट लेवल में बताया कि ज्यादातर बर्थ और डेथ्स ही आपको डिफाइन करते हैं, वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं, बाकी दूसरी चीजें नहीं इफेक्ट करती है इतना। ठीक है, द अदर टू फैक्टर्स अज्यूमिंग इम्पोर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस। अगर आगे जो दो फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी स्पेशल कंडीशन में नहीं। आगे चलते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट colonized, immigration may contribute more significantly to the population growth than birth rates। क्या कह रहा है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो जो बर्थ है डेथ है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभी डिपेंड भी करता है, स्पेशल सिचुएशन जो होती है उसके अंदर जो इमिग्रेशन है, जो आने वाले बंदे हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए उसका सिग्निफिकेंट रोल होगा उसकी पॉपुलेशन डिफाइन करने में, पॉपुलेशन ग्रोथ बताने में बर्थ रेट से ज्यादा रोल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, ग्रोथ मॉडल शुरू करते हैं। अभी हमने पढ़ लिया, चार बेसिक प्रोसेस पढ़ लिए, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन और मोर्टालिटी और नेटालिटी। ठीक है जी, ये बेसिक्स है, ये पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ लिया हमने। हम आगे चलते हैं ग्रोथ मॉडल्स पे। दो ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और अपना दूसरा कहाँ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे समाज। Growth models. Does the growth of the population with time show any specific and predictable pattern? यह बताएंगे अभी खुद ही, वैसे शो करती है। We have been concerned about the unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to curious if different animal populations in nature behave the same way or show some restraints on growth। बहुत ही गजब सी लैंग्वेज बोल दी इन्होंने, लेकिन कुछ खास था नहीं। वो बोल रहे हैं हम बहुत ज्यादा कंसर्न है अनब्रिडल्ड जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन की ग्रोथ हो रही है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारी कंट्री में स्पेशली, क्योंकि जो हमारे नेचुरल जो ग्रोथ है, एनिमल्स हैं, वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, ये तो ऐसी था, इंपॉर्टेंट भी नहीं था कुछ खास। Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth। कह रहे हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ से लेसन ले सकते हैं नेचर से, पॉपुलेशन ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। सीधा मुद्दे पर आते हैं हम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रिसोर्स फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अन ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या कह रहा है, रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज के अंदर मेनली आता है फूड और स्पेस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है होने किसी भी ज्यादा ग्रोथ होने के लिए पॉपुलेशन की। ठीक है, आइडियली व्हेन resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection। क्या कह रहे हैं, जब आपके पास किसी भी स्पीशीज के पास रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा, एकदम अनलिमिटेड है, तो वो ग्रोथ भी अनलिमिटेड करेगी, अपने फुल पोटेंशियल तक करेगी ग्रो। ठीक है, और सेम वो कह रहे हैं कि डार्विन ने भी अपना वो ऑब्जर्व करता है सब अपनी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन का करते हुए। ये आपने एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन।
क्या कह रहे हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। देखो यहाँ पे आएगा, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है जब आपके पास अनलिमिटेड चीजें हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो आगे चलते हैं। If in a population of size n, the birth rates, not total number of but per capita births, are represented as B, and death rates again per capita death rates as D, then the increase or decrease in n a unit period t dn by dt will be। इतना बड़ा उन्होंने बताया, सब कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर पॉपुलेशन की साइज है n, तो अब बर्थ रेट हो गए पर कैपिटा वाले, टोटल नंबर नहीं। बर्थ रेट को आप डिनोट कर दिया 20 से, स्मॉल बी से, और डेथ रेट्स पर कैपिटा वाले डेथ रेट्स उनको आपने कर दिया डिनोट डी से। हमने पर्टिकुलर पीरियड के लिए निकालना है कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो कैसे निकालोगे आप, डीएन बाई डी टी करोगे। डीएन बाई डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होती है, आपको पढ़ी होगी आपने अगर आपका मैथ्स है तो। आगे बढ़ते हैं। विल बी dn by dt is equal to b minus d into में n, let b minus d is equal to r, then dn by dt is equal to rn। क्या कहना चाह रहा है कि b माइनस डी मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करोगे और उसको इंटू कर दोगे आप जो आपकी इनिशियल रेट था। ठीक है, तो आपका वो रेट आ जाएगा जिस रेट से वो चेंज हो रहा है, आपका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उन्होंने बी माइनस डी को आर नाम दे दिया, और आर नीचे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं आर को, द आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो आर है वो जी नेचुरल इंक्रीज का एक रेट हो गया है ना। बी माइनस डी करोगे तो तभी तो ग्रोथ का वो आएगा ना रेट। उसने ये सब कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या कह रहा है, ये जो आर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है इम्पैक्ट असेस करने के लिए किसी भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के लिए ग्रोथ के ऊपर। आगे चलते हैं। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर फॉर द नॉर्वे रैट, आर इज 0.015 एंड फॉर द फ्लोर बीटल इट इज 0.12। क्या कहना चाह रहा है कि हम आपको थोड़ा फैमिलियर करा रहे हैं, थोड़ा आइडिया दे रहे हैं कि उसके मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड वैल्यू आर की कितनी है। उन्होंने एग्जांपल दिया नॉर्वे रैट की जो आर की वैल्यू है 0.015 है, और फ्लोर बीटर की 0.12 है। ठीक है, क्या है आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। आगे चलते हैं। इन 1981 द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205। देख लो कितनी कम है। फ्लोर बीटल की तो कुछ ज्यादा ही है, हमसे ह्यूमन पॉपुलेशन से कुछ ज्यादा ही हो रखा है फ्लोर बीटल। आगे चलते हैं। द above equation describe the exponential or the geometric growth pattern of population and results in a J-shaped curve when we plot n in relation to time. If you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth equation as this। ये याद करने की इतनी इंपॉर्टेंट नीड नहीं होती। क्या कह रहे हैं कि जो आपने ऊपर जो ग्रोथ पैटर्न के बारे में बताया वो एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न है। उसको अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो वैसे जे शेप उसका ग्राफ आ जाता है। ये देखो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये उसका ग्रोथ आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा वो कह रहा है कि अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलस आता है तो आप इससे ये वाली इक्वेशन बना सकते हो। वैसे इक्वेशन आपसे कोई पूछता है नहीं, पढ़ लेना एक बारी। एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। इजीली यहाँ सब लिखा हुआ है। एन टी जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट जीरो, फिर ये सब लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। और ई द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। ठीक है, इजी है ये। फिर आगे चलते हैं। Any species growing exponentially under unlimited resource conditions can reach enormous population densities at in a short time। वही ऊपर वाली बात है, जो स्पीशीज हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन के अंदर, तो एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज बना सकती है बहुत छोटे से टाइम के अंदर।
Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in absence of checks. डार्विन ने बताया था कि अगर आप जो बहुत ही स्लो ग्रोइंग एनिमल है जैसे एलिफेंट, अगर आप उसके ऊपर भी चेक नहीं रखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ जाएगा. द फॉलोइंग एनेक्डोट is popular narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि आपको नीचे वाला जो बता रहा हूँ मैं एक एनेक्डोट है, मतलब एक स्टोरी है जिसे आप जान सकते हो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए क्या सी चीजें हो जाती हैं. सिंपल सी बात है, ये क्या था, एक किंग की कहानी है, किंग और उसके मिनिस्टर की. आप पढ़ सकते हो पूरा, किंग और मिनिस्टर की कहानी है. वो चेस गेम खेलते हैं और किंग जो होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है जीतने के लिए. तो वो बोलता है कि ना अगर मैं जीत गया तो तेरे को प्राइज देना पड़ेगा एक स्क्वायर का. जैसे फर्स्ट स्क्वायर के अंदर, फर्स्ट सेकंड के अंदर 2 मिल जाएगा, फिर 3 जो चेस की बोर्ड होते हैं उसके अंदर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 grain in square 1, then 2 in square 2, then 4 in square 3 and 8 in square 4, so on, doubling each time the previous quantity of the wheat on next square until all the 64 squares were filled. ठीक है, ये वो मांग लेता है मिनिस्टर, मिनिस्टर मांग लेता है उससे और किंग एक्सेप्ट कर लेता है. मिनिस्टर वो किंग को लगता है कि तो ऐसी सही है, कर लूंगा ये तो मैं, लेकिन वो हार जाता है और उसको किंग को इतना देना पड़ता है. द किंग फेल्ट दैट फुलफिलिंग द minister's bet was so easy. He started with a single grain on the first square and proceeded to fill the other squares following minister's suggested procedures. But by the time he covered half the chessboard, the king realized to his dismay that all the wheat produced in his entire kingdom pooled together would still be inadequate to cover all the 64 squares. ठीक है, क्या बोला उसने कि जो 64 स्क्वायर्स आधे वो देने लग गया, उसको लगा, किंग को लगा अरे बहुत इजी बात है मैं कर दूंगा. वो हर एक स्क्वायर में डालने लगा एक 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 करके. जब हाफ वो चेस बोर्ड पर आ गया तो उसने रियलाइज कर लिया कि तो बहुत ही उसने गलत फंसा दिया है, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे. पूरी अपनी एंटायर अगर मैं किंगडम का पूरा राइज भी दे दूंगा, ग्रेन भी दे दूंगा, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब भी इसके पूरे पैसे नहीं भर पाऊंगा, पूरी जो भी गेम जो हार रहा हूँ वो नहीं दे पाऊंगा. इसलिए उन्होंने छोड़ दिया. यही सेम उसने बोला है कि अगर ग्रोथ भी इतनी ऐसी होती रही 64 डेज के लिए भी, अगर आपको अनलिमिटेड फूड मिल गया, स्पेस मिल गया, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगी डबल करते करते. ठीक है, आगे चलते हैं. लॉजिस्टिक ग्रोथ. नो पॉपुलेशन ऑफ any species in nature has at its disposal unlimited resources to permit exponential growth. कह रहा है कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को परमिट करने के लिए. नीचे लिखा है दिस लीड्स टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. कह रहा है यही चीज जो है कंपटीशन कराती है, इसके रिसोर्सेज कम होते हैं. फिर इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. The governments of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view of to limit human population growth. क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज है कि फिटेस्ट ही बचेगा और सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, ये बहुत सारी कंट्रीज में को पता चल गया है. तो उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स कर दिए हैं ताकि जो ग्रोथ है ह्यूमन पॉपुलेशन की उसको लिमिट कर सके. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. वो कह रहे हैं कि आप वैसे भी नेचर के अंदर भी एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक ही डिपेंड है, आप एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते. वो जे वाला कभी जाके एस बनेगा ही, ये नहीं कि हमेशा जे ही रहेगा. वो तो हम मान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर आपको एस उसको बनाना ही पड़ता है उस जे को. ठीक है,
और जो उन्होंने कैरिंग, जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर था उसको उन्होंने कह दिया कैरिंग कैपेसिटी। ये देखिए, लेट अस कॉल दिस लिमिट इन नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी के फॉर दैट स्पीशीज इन दैट niche habitat. A population growing in a habitat with unlimited resources show initially a lag phase followed by phases of acceleration and deceleration, finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity. क्या कह रहे हैं कि ये जो वो बोल रहे थे, फर्स्ट जो होता है एक्सेलरेशन हो जाती है बड़ी तेजी से, एक्सपोनेंशियल के अंदर से हो रही होती है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद एसिम्प्टोट हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद एसिम्प्टोट हो जाता है जब आपकी कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है नेचर की। आ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी रिजल्ट्स इन अ सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, उन्होंने यही प्लॉट कर दिया, इसे तो बोल रहे थे कि एकदम एसिम्प्टोट आएगा तो ये ऐसा बन गया, इसको उन्होंने सिग्मॉइड कह दिया, एस शेप्ड को सिग्मॉइड कह दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये रहा। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वल्हुलस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। वो फिगर ऊपर दे रखी है, एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आप पढ़ सकते हो, dn बाई dt मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इज इक्वल टू rn, इंट्रिंसिक रेट, इंक्रीज इंट्रिंसिक रेट जो था नेचुरल इंक्रीज का वो के माइनस एन अपॉन में के था आपकी कैरिंग कैपेसिटी माइनस जो आपकी डेंसिटी है अपॉन में के। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, सिंस द रिसोर्सेज फॉर अ ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर इनफाइनाइट and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. क्या कह रहे हैं, सिंस जो पॉपुलेशन है ग्रोथ की एनिमल्स की वो फाइनाइट ही है, ठीक है, तो लिमिटिंग भी हो ही जाएगी थोड़ी जल्दी ही आके। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला है वो उसको ज्यादा कंसीडर करा जाता है, वो ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है, नाम से लॉजिक, लॉजिस्टिक, लॉजिक लग रहा है उसके अंदर, इसलिए उसको ही ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। तो हाँ जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आज हमने पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ लिया पूरा। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। एक बार आप खुद एनसीईआरटी पढ़ लेना इस टॉपिक की, और क्वेश्चन थोड़े कर लेना, थोड़े एमसीक्यूज कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।